नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज हम हमारे साथ मौजूद हैं इस समय एडवोकेट दिनेश कुमार पाठक जी, जो पूर्व बार एसोसिएशन श्रावस्ती मॉडल के जो है अध्यक्ष हैं। और आज हम बात करते हैं एक मुद्दे पर जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है। जिंदा जलाया जा रहा है, जिंदा काटा जा रहा है, बहन बेटियों को जबरदस्ती उठाया जा रहा है। वहां हिंदुओं की जो लड़कियां हैं 14 साल, 12 साल, 15 साल, उन लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर 70 साल, 80 साल बुढ़ों के साथ शादी जबरदस्ती की जा रही है। वहां जमीनों पर जबरदस्ती अंगूठा लगवाया जा रहा है और पूरी तरह से बांग्लादेश जल रहा है। पाठक जी जैसा क्या हमारे देश के लोग, हमारे देश के हिंदू और मुसलमान क्या बांग्लादेश की बर्बरता को सोचते हैं और क्या समझते हैं उस पर? बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान एक नया देश बना और यहाँ से तमाम लोग वहां गए, वहां से तमाम लोग यहाँ आए स्वेच्छा से। जिसको जहां रहना था, जहां अच्छा लगा, जहां उनकी तादाद थी, वहां उस हिसाब से लोगों ने अपना अपना चयन किया रहने का। और यहाँ से हमारे जो मंडल जी थे वहां जाकर के गृह मंत्री बने, जो दलित समाज के थे, कानून मंत्री हाँ कानून मंत्री थे। और वहां उन्होंने रहना बेहतर समझा। तमाम लोगों ने ये भेदभाव से हट करके निर्णय लिया था। लेकिन आज ये दुर्भाग्य का विषय है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर, क्योंकि हिंदू वहां अल्पसंख्यक है, जैसे कि हमारे देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक है। हमारे यहाँ की सरकारें, खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की, ये सरकारें यहाँ के अल्पसंख्यकों की पूरी सुरक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। और वहीं बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है वहां पर उसका कत्लेआम किया जा रहा है। छोटे छोटे लड़कियों के साथ बुजुर्ग लोग अपनी शादी, अपना निकाह करने के लिए दबाव बनाते हैं और ना करने पर उनके खिलाफ दंगा, उनके खिलाफ तमाम अत्याचार और जुल्म किया जा रहा है। कायदे से पूछिए तो इसमें भारत तो हमारा देश बोल ही रहा है और निष्पक्ष बात रख रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ को, क्योंकि मानव समाज पर हमला हो रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए कि इस पर विराम लगना चाहिए। जो संघर्ष है हमारी यहाँ की सरकारी, जो भी संघर्ष को नहीं स्वीकार किया जा सकता है, फिर भी यदि वहां हो रहा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ को आगे बढ़ करके हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसे कि पाठक जी, बांग्लादेश का वीडियो पूरे विश्व में वायरल है। आज देखते हैं कि संसद में अपने यहाँ देखिए ना तो कोई विपक्ष बोल रहा है। और जैसे कि आपने अभी नाम लिया योगेंद्र नाथ मंडल जी का, जो पाकिस्तान के कानून मंत्री बनाए गए थे और 1947 में जिन्ना के साथ वो चले गए अपने दलितों सहयोगी भाइयों के साथ। आबादी वहां 20% थी जब पाकिस्तान गए। वो बांग्लादेश 1971 में बना, तब 30% था। आखिर योगेंद्र नाथ मंडल जी अपने साथी को वहां लेकर गए, लेकिन फिर ये 1950 में इस्तीफा देकर भाग तो आए। तो ऐसी दशा में वहां जो दलित थे, उन दलितों को लेकर पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं किया और यहाँ उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी कुछ नहीं सोचा। करना चाहिए, क्योंकि योगेंद्र नाथ मंडल जी दलित समाज से थे, दलित समाज को बिलोंग करते थे। उन्होंने सोचा था कि दलितों को तमाम सहूलियतें, सुविधाएं वहां पर मिलेंगी। लेकिन आज योगेंद्र नाथ मंडल जी खैर इतिहास के पन्नों में है, उनका ना कोई आता है ना पता है। लेकिन जो हमारे साथी जो बीच में दलित समाज के वहां बांग्लादेश में गए, पाकिस्तान में गए, फिर पूर्वी पाकिस्तान बना, फिर इंदिरा गांधी ने उस देश को आजाद करा के नया नाम पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश रखा। तो वहां पर जो दलित रह गए उन्हीं पर तो अत्याचार हो रहा है और उन्हें अत्याचार सहने नहीं है, बल्कि हमारे देश की सरकार, जो हमारे सर्वोच्च नेता है भारत के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी, हमारे देश के सारे जो मुख्यमंत्री, हर दल के, सबको बढ़ करके, खास करके कांग्रेस को भी आगे बढ़ करके एक संदेश देना चाहिए और बसपा को संदेश देना चाहिए। दलित की राजनीति तो सभी लोग करते हैं, लेकिन दलितों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं। आज दलित लूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये इस पर विराम लगना चाहिए। इस पर विराम लगना चाहिए। जैसे कि कल आपने देखा विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश में एक दलित युवक की पीट कर हत्या किया गया, जिंदा जलाया गया और तमाम वहां दलितों के साथ। आज दलित नेता कोई बोलने वाला नहीं। अखिलेश यादव जी जो पीडीए की बात करते हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हम भाई भाई हैं, लेकिन आज वो गायब हैं। इंदिरा, जैसे कि राहुल गांधी आज जो है जर्मनी में घूम रहे हैं। तो ऐसी दशा में ये सब कहां चले जाते हैं? जैसे मायावती जी हैं, आप चंद्रशेखर रावण को ले लीजिए,
जो है वो वैसी हैं, ये सब जब मुसलमानों पर बात आता है तो ये हाय तौबा करना शुरू कर देते हैं। आज बांग्लादेश में दलित मारा जा रहा है, बांग्लादेश जल रहा है, वहां हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है। ऐसे में ये सब कहां है? विपक्षी दल कैसे, इनको कैसे देख रहे हैं आप? विपक्षी दल तो केवल उसके ऐश आराम, वो अपनी सुख सुविधा, अपने माफिक विधेयक, अपने सुविधा के अनुसार बजट, वो केवल इतनी के लिए वहां पर हाय तौबा करते हैं। मानव समाज पर जब हमला होता है तो ये लोग मौन हो जाते हैं। और ये बड़ी विचित्र है, ये भारत की जनता देख रही है ऐसे लोगों को, और खास करके विपक्ष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे पक्ष की तो भूमिका है ही है कि हमारे देश का पड़ोसी है बांग्लादेश, पड़ोसी देश है, कलकत्ता बंगाल की सीमा से मिला हुआ है। तो ये सरकार तो लड़ाई लड़ ही रही है, लेकिन विपक्ष की भूमिका बड़ी अहम होती है। आज विपक्ष सोया हुआ है, विपक्ष केवल अपनी सुख सुविधा की आवाज उठाता है, और जब देश की, अब मानव समाज की जनता की बात आती है तो इनको साफ सूंघ जाता है, साफ सूंघ जाता है। ममता बनर्जी देखिए, जैसे कि फिलिस्तीन वाले के मुद्दे पर आप ले लीजिए, गाजा पर जब इजराइल हमला करता है, फिलिस्तीन को जो है मिटाने की, इजराइल जो यहूदी समाज है, तो ममता बनर्जी की सरकार वहां बंगाल में है, वहां कलकत्ता पर रोड पर सड़कों पर धरना देने, प्रदर्शन करने लोग आते हैं, तब उनकी पुलिस उनको नहीं रोकती। हिंदुओं के प्रोटेक्शन के लिए जब बंगाल में उतरती है, हिंदुओं की जो है तमाम संगठन उतरते हैं, तो उनको पुलिस लाठी डंडों से मारती है। ऐसे में ममता बनर्जी को आप कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी केवल एक अल्पसंख्यक की राजनीति करती हैं, और अल्पसंख्यक को लेकर के वो चाहते हैं कि हम फिर से पुनः सत्ता में वापस आएंगे चौथी बार। ऐसा शायद होने वाला इस आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 2-4 महीने में, इसमें इनको मुंह खानी पड़ेगी। ये उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल से मिला हुआ बांग्लादेश है, और उनकी बड़ी अहम भूमिका है। यदि भारत की सरकार की भूमिका है तो उनकी भी उतनी ही भूमिका है, और इस भूमिका में उनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, न कि सुख सुविधा की लड़ाई लड़नी। जिस प्रकार से योगी जी हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं, आज पूरी तरह से पूरी दुनिया देख रही है, विधानसभा में गूंज रहा है कि हिंदुओं के प्रति हिंदू एक सभ्य और एक सहिष्णु इंसान है, और हिंदू जाति एक अपनी एक सनातन धर्म है, किसी के साथ वो खिलाफत नहीं है, ना किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है। तो ऐसी दशा में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ कल कह रहे थे कि अगर हिंदू बटा तो कटा, ऐसी दशा में उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एक रहने की जरूरत है, अगर एक रहेगा तो सेफ रहेगा। जिस प्रकार से बंगाल में आज हिंदुओं के साथ वहां के कट्टरपंथी इस्लामिक जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं कर रहे हैं, अगर ऐसे लोग यहां होंगे तो उनके लिए क्या इलाज योगी जी करें? योगी जी को जो इलाज करना चाहिए वो मुसलसल कर रहे हैं। ये हर सरकार, जो भी सरकार है, उनका दायित्व है। यदि इस दायित्व से हटते हैं तो हमारे ख्याल से सरकार में बने रहने के योग्य नहीं है। और योगी जी पूरी तत्परता से इस विषय को उठा रहे हैं। जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनकी पहुंच है, जितनी उनकी राजनीति में या कानून में जो दायरा है इनका, उस दायरे तक और कहीं बढ़ करके योगी जी इसमें अपना हमला कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। क्योंकि मानव पर हमला, ये हम किसी को मारे, वो हमको मारे, ये बर्दाश्त स्वीकार नहीं है। ये मानवता को संसार मानवता का संसार कर रहा है। जैसे पाठक जी, हम आखिरी मुद्दे पर करेंगे, क्योंकि दो चीजें हैं, दो लोग आज इस समय वर्तमान में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो यहूदी इजराइल में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, एक जो आपका भारत है केवल हिंदुओं का ही है, ये भी समझ लीजिए अस्तित्व की ही लड़ाई लड़ रहा है, पूरे हिंदुओं की बात रख रहा है। तो ऐसी दशा में हिंदुओं को कैसे रहना चाहिए, और हिंदुओं को किस प्रकार से अपने सनातन धर्म को लेकर चलना चाहिए? सनातन धर्म तो बहुत बड़ा धर्म है, और सनातन धर्म पर भी लोग हमला कर रहे हैं। आज हमारे जो संत समाज भारत के हैं, जो सनातन समाज को के अग्रणी लोग हैं, ऐसे ऋषि मुनियों को, संतों को आगे बढ़ करके हस्तक्षेप करना चाहिए। और जो यहूदी लोग अपने संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे, शायद आज ये वो समय आ गया है कि सनातन को भी उसी रास्ते पे जाना है। उसी रास्ते पर जिस प्रकार से यहूदी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसी प्रकार सनातन को भी लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। जैसा कि आज हम बात करते हैं अपने यहाँ जनपद श्रावस्ती की, अभी मुद्दे पर आते हैं, जैसे बांग्लादेश में, यहाँ चाहे नेपाल बॉर्डर आप ले लीजिए, चाहे जमुना की तरफ आप जाइए, पूरा नेपाल बॉर्डर से सटा है। तो ऐसी दशा में यहाँ भी तमाम इस प्रकार से लोग हैं जो चाहे नेपाल से तमाम मुस्लिम
आए, यहाँ की नागरिकता लिए, अभी SIR चल रहा है। ऐसी दशा में अगर ये लोग नेपाल के पाए जाते हैं या नेपाल के जरिए तमाम रोहिंग्या भी आ सकते हैं, बांग्लादेशी भी आ सकते हैं रास्ते से, क्योंकि नेपाल अपना रोजी और बेटी का रिश्ता रखता है। और ऐसी दशा में कैसे देखते हैं कि जनपद श्रावस्ती में क्या माहौल बनाया और कैसे इनकी पूरी तरह से जांच प्रक्रिया हो? नेपाल हमारे भारत का, हमारे मुल्क का मित्र राष्ट्र है और हम बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के नेपाल आ सकते हैं, वो यहाँ आ सकते हैं। और तमाम लोगों के रिश्ते, खास करके सनातन में, हिंदुओं में या मुस्लिम अल्पसंख्यक में, सबका रिश्ता नेपाल से सटा हुआ है। लेकिन यदि हम नेपाल में हम 1 सेकंड की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं और वो यहाँ आ करके जमीन खरीद लेते हैं, मकान बना लेते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड करते हैं और हमारे संसाधन का उपयोग करते हैं। शायद ये सही समय है कि ऐसे लोग जो किसी भी, नेपाल ही नहीं, किसी भी मुल्क के नागरिक हो या रोहिंग्या के क्यों ना, बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो, ऐसे लोगों को पूरी जांच करके SIR के तहत ही सारी इनकी नागरिकता की जांच करके ऐसे लोगों को चिन्हित कर इस राष्ट्र से बाहर कर देना, इस राष्ट्र से बाहर करना चाहिए। आखिर में बांग्लादेश में कैसे हमारे देश का मुसलमान और हमारे देश का हिंदू किस प्रकार से, किस नजरिए से देखता है, जो वहां मानवता पूरी तरह से शर्मसार हो रही है, मानवाधिकार भी गायब है, हिंदुओं के मामले पर कोई नहीं उठाता है। एक विडंबना है पाठक जी की, जब कोई मुस्लिम अगर भारत में कोई होता है तो तमाम मानवाधिकार भी आ जाते हैं, तमाम विपक्षी दल आ जाते हैं। ऐसी दशा में आखिरी में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हमारे यहाँ मानवाधिकार है, तमाम संगठन है, तमाम सामाजिक संस्थाएं हैं, हमको विवश कर देती है कि हमारी एक सीमा है, एक सम्मान है, एक मर्यादा है। हम मर्यादा का पालन करने में हमारे देश की जनता, हमारे देश के नेतागण, हमारे देश के अधिकारी कर्मचारी लोग लगे रहते हैं, ये हमारी कहीं भाव भंगिमा ना हो। लेकिन आज देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में हो चाहे पाकिस्तान में हो, जो अल्पसंख्यक हिंदू वहां मारा जा रहा है, हमारे ख्याल से उसे जैसे वो कर रहे हैं टिट फॉर टैट, वैसे ही हमको वहां करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। तो ये चीजें हैं। हमारे साथ दिनेश पाठक जी हैं, एडवोकेट, जनपद श्रावस्ती सिविल कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट मॉडल श्रावस्ती के। और आज इन्होंने बहुत बड़ी बात कही बांग्लादेश के मुद्दे पर, क्योंकि जिस प्रकार से मानवाधिकार चुप है, जिस प्रकार से विपक्षी दल चुप है, जिस प्रकार से 1947 के इतिहास को याद करते हुए पाकिस्तान के कानून मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल का जिक्र किया कि वो अपने साथियों के साथ, जो दलित भाई उनके सहयोगी थे, जिन्ना के साथ भाग गए पाकिस्तान। आखिर वहां कट्टरपंथी इस्लामिक लोगों के द्वारा 1950 में खदेड़ दिया गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा मजबूरी में, और इस्तीफा देकर भारत में आए, गुमनामी जिंदगी उन्होंने बिताई, जो कि अंबेडकर के साथ भी वो खड़े हो रहते थे। लेकिन आज अंबेडकर भारत में उनको सम्मान दिया जा रहा है और योगेंद्र नाथ मंडल का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया, जैसा कि पाठक जी बता रहे हैं, केवल इतिहास के पन्ने में वो गायब है, दर्ज तो है लेकिन वो गायब है। तो दर्शकों, इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी इनके चक्कर में, इनके बहकावे में गया, चाहे पाकिस्तान उदाहरण है, इतिहास उठाकर देख लीजिए, बांग्लादेश उदाहरण है, इतिहास उठाकर देखिए, जब भी इनकी बाहुल ज्यादा होगी आपको मिटाने का पूरा प्रयास करेंगे। और यही हो रहा है पाकिस्तान में। हिंदुओं की संख्या 20% थी, आज 2% रह गया है। पाठक जी, जैसा कि योगेंद्र नाथ मंडल को बहला फुसला कर जिन्ना ले गया, और वहां पर जिस प्रकार से वहां के दलितों की हालत देखी गई, क्या यहाँ के जो 8% मुस्लिम आबादी जो अल्पसंख्यक हैं, ये दलितों की राग अलापते हैं? क्या इसी प्रकार से तो इनकी रणनीति दलित जिहादी तो नहीं है कि दलितों को बहलाया फुसला जाए? पाकिस्तान में जैसा हुआ, बांग्लादेश में इनको इस तरह से किया जाए, फिर खंडन किया जाए, फिर इनको उसी तरह पर किया जाए। यहाँ के लोग जो दलित की राजनीति करते हैं, कादिर से पूछिए तो उनको दलित की राजनीति करना बंद कर देना चाहिए। इसलिए कि आप उस समय अपनी आवाज को बंद कर लेते हैं जब आवाज आपको उठाना चाहिए। आज सही समय था कि बांग्लादेश में जो जुल्म अत्याचार वहां अल्पसंख्यक पर, खास करके योगेंद्र मंडल के साथ जो लोग गए थे, आज उन लोगों की वहां भावनाएं क्या है, आज उनके जज्बात के साथ हमें जुड़ना चाहिए और हम लोग उनके साथ
खड़े होना चाहिए उनके दुख दर्द में। पाठक जी कैसे जुड़ेंगे जब वो गायब हो गए, उनका अस्तित्व ही नहीं। 20% पाकिस्तान में थे, 30% बांग्लादेश में थे, 8% रह गए, 2% वहां रह गए, क्या हम उनको कहां वो गायब हो गए, लेकिन उनके साथ जो लोग गए थे, उनकी विचारधारा को मानने वाले जो लोग वहां गए थे, उनके कुनबे के लोग तो आज वहां मौजूद है। उनको बचाना ही योगेंद्र मंडल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यदि जीवित है तो। नहीं जीवित है तो, और जीवित है तो उनको भी आकर के आज पर्दे से बाहर आकर के संघर्ष करना चाहिए। तो जीवित नहीं है, गुमनामी जिंदगी बिताकर वो खत्म, तो गुमनामी जिंदगी बिताकर खत्म हो गए, तो हमारा धर्म है कि ऐसे लोगों को वहां सचेत करें, ऐसे लोगों को जागरूक करें, उनकी रक्षा सुरक्षा करें। हमारी भारत की सरकार को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। और दर्शकों, यही पाठक जी भी कह रहे हैं, और इन्होंने याद दिलाया 1947 की कि योगेंद्र नाथ मंडल जी जब पाकिस्तान जिन्ना के साथ गए तो 1950 में वो वापस आए, और इसके बाद भारत में ही उन्होंने गुमनामी जिंदगी व्यतीत की। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, उनका इतिहास भी दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि गूगल पर आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे, एकदम रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड आपको मिलता रहेगा। कोई हवा में, न तो पाठक जी ने बताया है, न हम चैनल पर अपने बता रहे हैं। जो जागरूक होना चाहते हैं गूगल पर सर्च करें कि जो पाकिस्तान में जिन्ना के साथ गया योगेंद्र नाथ मंडल जी, उनके साथी कहा गए, उनके विचारों को पूरी तरह से रौंद दिया गया, और उन्हीं विचारों को लेकर आज अंबेडकर जी, पाठक जी यहां थे, आज अंबेडकर जी को सम्मान दिया गया और उनको भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न दिया गया। योगेंद्र मंडल जी यहाँ होते तो शायद आज भी वो भारत रत्न के हकदार थे, और पहले अंबेडकर जी से पहले शायद उन्हीं को मिलता। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय कि हमारे यहाँ के लोग वहां पलायन कर चले गए। आज उनका वहां अपमान, उनके लोगों को, उनकी विचारधारा को वहां रौंदा जा रहा है, जो कतिपय स्वीकार नहीं है, और संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं दर्शकों, इस इतिहास को जानने की जरूरत है, क्योंकि जो बहकावे में आया है, क्योंकि अब दलित जिहाद चल रहा है, दलित जिहाद की मानसिकता आप समझ लीजिए। जिस प्रकार से जिन्ना ने चलाया, योगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान ले गए, क्योंकि योगेंद्र नाथ मंडल जिन्ना के साथ खड़े थे, तभी पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ऐसी चीजें सुनने में आ रही हैं, और आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। तो योगेंद्र नाथ मंडल जी जब उनके साथ गए, कानून मंत्री बने 3 साल 1947 से लेकर 50 तक कानून मंत्री थे। इसके बाद उन्होंने पुनः इस्तीफा दिया, क्योंकि उनके ऊपर दबाव बनाया गया। वहां जो दलित आबादी थी उनको कन्वर्टेड कर दिया गया, उनको जबरदस्ती इस्लाम बना दिया गया। वहां जो दलित हिंदू थे, उनकी महिलाएं, उनकी बेटियों को, 14-14 साल की लड़कियों को 60 साल मौलवियों के साथ जबरदस्ती शादी कर दी गई। और इसके बाद बांग्लादेश में यही हो रहा है आज के डेट में, और आज वहां हिंदू पलायन के लिए मजबूर है, हिंदू मर रहा है, कट रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है। यह बहुत ही विडंबना है, और इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दलितों के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज पूरा विपक्ष चुप है, पूरा मानवाधिकार चुप है। ऐसी दशा में भारत के हिंदुओं को एक होने की जरूरत है, क्योंकि जो भी आप इतिहास उठाइए, जो भी मुसलमानों के बहकावे में दलित भाई आया है, उसका यही हश्र होगा जो हश्र पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर दर्शकों आप बने रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल पर, और बात करते रहेंगे हम आपको बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हुई है, आप उस पर विचार करें गहनता से, आपके रोएटे खड़े हो जाएंगे। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वीडियो जरूर देखें। तो दर्शकों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे दलितों भाइयों के साथ हुआ है बंगाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, वो भारत में पुनः ना हो पाए, क्योंकि तमाम लोग दलितों को भी बरगलाने में लगे हुए हैं। इसीलिए हमेशा अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, दलित और अल्पसंख्यक और पिछड़ों की बात करते हैं, क्योंकि इनके साथ जोड़ने का मतलब वो हमेशा यही करेंगे जिस प्रकार से आज हिंदू भाइयों के साथ पाकिस्तान में हो रहा है। उन चीजों को याद करें, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं होते। सबसे चीज है, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादी जहां पनपती है, क्योंकि यहाँ भारत में तो पनपने का सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ तमाम मुसलमान भी हैं और तमाम हिंदू भी हैं जो भाईचारा निभाते हैं। लेकिन उन कट्टरपंथी जिहादी इस्लामिक लोगों, मौलवियों को बताना चाहता हूं कि जो कट्टरपंथ पूरा यहाँ हिंदुओं को काफिर समझते हैं, शिक्षा मदरसों में देते हैं। और यही बात आप देख लीजिए, दिल्ली की घटना को आप देख लीजिए, दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ दर्शकों, ये यही कट्टर जिहादी मानसिकता के वो मुसलमान थे, जिहादी थे, जिन्होंने न तो वहां तमाम मुसलमान भी दुकान रखा था, हिंदू भी दुकान थी, और सबको उड़ा दिया गया। मानवता को पूरी तरह से वह कट्टर जिहादी पंथियों ने शर्मसार किया। और इन्हीं सब मुद्दों को आप समझने का
इस समय समय है और आप समझ भी सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। पाठक जी धन्यवाद, नमस्कार।